दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब तुर्की को तोड़ेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, अरे हम अपने देश में अपने देश के राज्य की सुरक्षा के लिए वहां पर सुरक्षा बल तैनात करते हैं, तो ये देश बीच में आकर के ये कहता है कि आपने इतने सारे सुरक्षा बल वहां की जनता के ऊपर क्यों चढ़ा रखे हैं। हम अपने देश से 370 खत्म करते हैं, हमारी प्रॉब्लम है तो तुर्की को प्रॉब्लम होती है। हर वक्त पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान के बगल में बैठकर भारत को इंटरनेशनल स्तर पर कोसने वाला, बार बार इंटरनेशनल स्तर पर कश्मीर को लेकर भारत को घेरने वाला तुर्की हमेशा मजा मारता आया है। लेकिन इस बार भारत ने लिया है असली बदला। जी हां दोस्तों, 3 देश इजराइल, साइप्रस और ग्रीस, हाल ही में आपने अपने टेलीविजन सेट्स पर देखा होगा कैसे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ग्रीस में स्वागत हुआ था और ग्रीस के साथ एक अलग ही लेवल का संबंध बन गया है भारत का इस यात्रा के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको बता दें, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ये तीनों त्रस्त हैं तुर्की से। इजराइल में कई सारे जो क्रांतिकारी संगठन काम कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, उन्हें जबरदस्त फंडिंग देता है तुर्की, जिससे लगातार हमले होते हैं इजराइल पर। परेशान इजराइल। साइप्रस की बात करें, 1973 में उसकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा, ईस्ट हिस्सा, इसने कब्जा लिया तुर्की ने। बात करें ग्रीस की, ग्रीस के कई इलाकों पर इसने दावा ठोक दिया है ठीक चीन की तरह कि यह मेरा हिस्सा है। तुर्की से तीनों देश परेशान। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये तीनों देश एक मंच पर आए, तीनों ने हाथ मिलाए और ये ऐलान कर दिया कि इन 3 देशों में एक देश को हम और शामिल करेंगे जिसका नाम है भारत। और भारत इन तीनों देशों की मदद करेगा तुर्की से सामना करने में। लेकिन बात करें यहां सिर्फ बात बदले की नहीं है कश्मीर की जो तुर्की से भारत लेगा। सबसे बड़ी बात, ये तीनों देश साथ इसलिए आए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा एसेट इन तीनों देशों के इर्द गिर्द मौजूद एक बड़ी सी जिसका नाम मेडिटेरेनियन सी है, वहां मिला है। मेडिटेरेनियन सी में 2 बिलियन गैलन तेल के भंडार का पता चला है हाल ही में दोस्तों। 4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का पता चला है, नेचुरल गैस का। अगर आप नक्शे में देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, मेडिटेरेनियन सी जो है उसके इर्द गिर्द जो है अगर आप देखेंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी जो है एक तरफ इसके यूरोप है, एक तरफ एशिया है और दूसरी तरफ अफ्रीका है। तो ट्रैवल रीजन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ट्रैवल रीजन के लिए भी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए भी। सबसे बड़ी बात, इसके इर्द गिर्द 4 महत्वपूर्ण देश हैं जिसमें पहला नाम इजराइल, साइप्रस, ग्रीस और चौथा नाम है तुर्की का। और तुर्की अब बिल्कुल चाइना मॉडल में काम कर रहा है। चाइना का फुल समर्थन इसे मिला हुआ है, रूस का भी फुल समर्थन इसे मिला हुआ है तुर्की को। आपको बता दें, तुर्की एकदम चाइना मॉडल में काम कर रहा है मेडिटेरेनियन सी पर कब्जा करने के लिए। जिस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, ठीक उसी तरीके से तुर्की मेडिटेरेनियन सी की एसेट्स पर कब्जा करना चाहता है। उसने अपने लड़ाकू जहाज, उसने अपने जंगी बेड़े, जंगी जहाज, पानी के जहाज, वॉरशिप्स वहां तैनात कर दिए हैं और उस जगह पर लगातार स्कैनिंग कर रहा है कहां तेल मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा, और उस पर कब्जा करने की पूरी होड़ में है। जबकि यहां पर इजराइल, साइप्रस और ग्रीस का भी हक बनता है। और इस तेल को निकालने के लिए इन तीनों देशों ने एक देश को अपने ग्रुप में मिलाने की मदद मांगी थी और वो है भारत। अगले साल इन तीनों देशों के ग्रुप में +1 होकर के भारत भी ऐड हो जाएगा और वो इस तेल को निकालने में इनकी मदद करेगा, साथ ही में तुर्की के अपोजिशन में खड़ा रहेगा, तुर्की का सामना करने में भी मदद करेगा। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 बिलियन गैलन तेल है वहां, 4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस है वहां। भारत के आने से ये तीनों देश, इजराइल खुद पावरफुल है लेकिन इन तीनों देश का भारत को अपने पास बुलाने, अपने ग्रुप में शामिल करने, न्योता देने का, ऑफर देने का कारण क्या है अगर आप पूछें तो देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके संबंध रूस से भी अच्छे हैं और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका से भी अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में रूस कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत का विरोध करे तुर्की के खिलाफ। ऐसे में 2 बड़े देश जो एर्दोगन को यानी कि तुर्की के राजनेता को समर्थन दे रहे थे वो थे चाइना और रूस। तो रूस का पत्ता कट, अब सिर्फ चाइना रहेगा और चाइना इतनी दूर जाकर के इन चारों देशों का सामना करने से बचेगा। तुर्की के संबंध वेस्टर्न कंट्री से वैसे भी अच्छे नहीं है। यूरोप के साथ
और अमेरिका के साथ तुर्की की अनबन होती ही रहती है। वो बात अलग है कि तुर्की खुद एक नेटो कंट्री है, लेकिन इसकी अनबन हमेशा बनी ही रहती है। तुर्की हो गया है परेशान क्योंकि तुर्की जिस तरीके से कश्मीर में आकर के भारत को कोसता था, ठीक उसी तरीके से भारत घुस गया है मेडिटेरेनियन सी में, उसके पड़ोस में तुर्की के, और अब तुर्की के ऊपर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए हैं भारत ने। न सिर्फ वहां पर हमारी नेवी जाएगी, न सिर्फ हमारे वहां पर ऑयल एक्सट्रैक्टिंग इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट जाने वाले हैं, सबसे बड़ी बात भारत अब इंटरनेशनल मंच पर खड़े होकर के साइप्रस के ऊपर जो जुल्म किया था इसने 1973 में, उसका एक बड़ा इलाका छीन लिया था, ग्रीस के बड़े इलाके को छीनना जो चाहता है तुर्की, उस पर बात कर रहा है इंटरनेशनल मंच पर। इजराइल में जो अशांति फैलाई जा रही है उसको लेकर इंटरनेशनल मंच पर बात कर रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, तुर्की की एक अलग इमेज है, एक अग्रेसर कंट्री है वो, और भारत एक शांति प्रिय देश, एक बैलेंस माइंडेड देश माना जाता है पूरी दुनिया में। और जो बोलेगा भारत, उसे ज्यादा वेट मिलेगा अगेंस्ट तुर्की, क्योंकि तुर्की को वैसे ही पसंद करना बंद कर चुके यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका। रही बात रूस की, तो रूस भारत के फेवर में बोलेगा, और रही बात चीन की, चीन अकेला कुछ भी बोल ले कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इस मसले पर मेडिटेरेनियन सी में मौजूद तेल के भंडारों और गैस के भंडारों को लेकर के अब जो है तुर्की भारत के हाथों घिरता नजर आ रहा है। तो तुर्की भाई साहब, अब अगली बार अगर आप कश्मीर कश्मीर बोलोगे तो जानते हैं ना क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी पटक आज तक इतने दूर से किसी भी देश ने तुर्की को नहीं दी थी। तुर्की हर वक्त अपने आप को मुस्लिम जो देश है उनका लीडर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आज तक पूरी मुस्लिम कंट्रीज ने कभी भी एर्दोगन को अपना नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है और हमेशा उसे दरकिनार कर दिया है। तो ये जो बेवजह लीडर बनने की कोशिश आप कर रहे हैं वो आप मत कीजिए, क्योंकि जो सबसे अमीर देश है सऊदी अरब, वो तुर्की के खिलाफ खड़ा रहता है, और इन्हीं मुद्दों के चलते वो कश्मीर मुद्दे को उछालता था कि हम सॉल्व करने में मदद करेंगे पाकिस्तान के इस कश्मीर मुद्दे को, हम अगेंस्ट खड़े रहेंगे इंडिया के। भारत ने जब वहां पर अर्थक्वेक आया, तुर्की में जब जलजला आया था, भूकंप आया था, कितनी मदद की थी भारत ने अपने लेवल पे, लेकिन उसके बाद भी तुर्की ने पलटवार किया था, और पलटवार करते हुए इस बात का भी खंडन किया था कि G20 की जो समिट कश्मीर में हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, ये तक कह दिया था दोस्तों। इतना करने के बाद तो दोस्तों तुर्की जो है वो अपना उसका एजेंडा है, वो उस पर लेकर चल रहा है, और वो उसको बड़ा मजा आता है दूसरे देशों के मसलों में पचड़ों में पढ़ करके अपने वो लीडर बनने वाले जो उसकी एम्बिशंस हैं उसको साबित करने का। लेकिन अब पहली बार उसे करारा जवाब मिला है, अब उसे उसके ही घर में ठोका गया है, और आने वाले वक्त में नेक्स्ट ईयर कभी भी ऐसा हो सकता है कि साइप्रस, ग्रीस, इजराइल प्लस इंडिया मिलकर एक बड़ा अलायंस बनाए और मेडिटेरेनियन सी में जो अंदर खनिज तत्व मौजूद है, जो तेल भंडार मौजूद है, उसके एक्सट्रैक्शन का प्लान बनाना शुरू करें। और भारत के लिए जरूरी इस प्रकार के भंडारों में पार्टनरशिप प्राप्त करना। दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत पेचीदा होने वाला है। देश में गाड़ियों की जनसंख्या आप देख रहे हैं, देश में बहुत ही फैक्ट्रियों की आप तादाद देख रहे हैं। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए और उसका इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रांग होना चाहिए, और दोनों के लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की। और एनर्जी अभी दुख की बात है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम फॉसिल फ्यूल्स पर अभी भी डिपेंडेंट हैं, और ऐसी स्थिति में हमें बड़ा स्टेक अगर मिलता है तेल का, तो इससे हमारे देश में न सिर्फ तेल की प्राइसेस में कमी आ सकती है, इससे महंगाई पर भी असर पड़ेगा। जी हाँ, उसमें भी कमी आ सकती है, पर भारत को ज्यादा सोर्सेस से तेल का जुगाड़ करने की जरूरत है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक तीर से दो निशान है। एक तुर्की भी टारगेट हो जाएगा, दूसरे नंबर पे वहां पर मेडिटेरेनियन सी में जो ऑयल निकलेगा उसमें एक भारत का भी शेयर बनेगा डेफिनेटली, जिससे भारत की प्रगति भी होगी। तो ना सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि दुश्मन पे प्रहार, दोनों केस एक साथ हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव है, और ये ऑफर बड़ा अच्छा दिया है इजराइल, साइप्रस और ग्रीस ने मिलकर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का कद जियोपॉलिटिक्स में बढ़ता नजर आ रहा है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा भारत में। इस पर आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको, किस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए भारत को इस केस में? और इंटरनेशनल मसलों में भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर जो क्रिटिसिज्म आता है कि भाई भारत का जो प्रधानमंत्री बार बार दूसरे देश में घूमते रहता है, अपने देश की समस्याओं से मालूम नहीं होती, तो क्या होगा अगर इसे रोक दिया जाए? अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ाने में अगर टाइम नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा तो इससे क्या भारत की डेवलपमेंट पर असर नहीं पड़ेगा? विस्तार नहीं होगा हमारे बिजनेस का, विस्तार होना रुक नहीं जाएगा? क्या लगता है आपको? या फिर पूरी तरीके से बंद करके भारत पर ही फोकस करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को?